हम बात करें लिटरेचर की और चौसर की चर्चा नहीं हो, जाफ्रे चौसर, ये कैसे हो सकता है भला। तो आज हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द एज ऑफ चौसर इन इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। कहाँ तक कंट्रीब्यूशन रहा था जाफ्रे चौसर का, क्यों इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, क्या योगदान रहा इनका, क्यों इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाता है, कब इनका जन्म हुआ, कैसा इनका जीवन रहा, इसके बारे में भी बात करेंगे शॉर्टली। लेकिन आइए पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इनका जन्म किस स्थिति में हुआ, उस समय क्या हालात थे। जाफ्रे चौसर वॉज बोर्न इन द रेन ऑफ और रूलिंग पीरियड ऑफ एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था। ही लिव्ड थ्रू द एज ऑफ रिचर्ड सेकेंड। वो रिचर्ड सेकेंड के शासनकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा फले फूले, आगे बढ़े। उन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल को डेवलप किया एंड डाइड इन द एज ऑफ हेनरी फोर्थ। और हेनरी फोर्थ के शासनकाल में उनकी मृत्यु हुई। वी कैन ऑब्जर्व दैट ही शॉ ए वैरायटी ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। आप समझ सकते हैं कि जिस कवि ने इतने सारे राजाओं को देखा हो, उसके समय में जिया हो, तो किस तरह से वो डीपली ऑब्जर्व कर पाए होंगे लोगों के लाइफस्टाइल को, उनका जीवन शैली कैसा है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। तो यही कारण है कि इन्हें कहा जाता है कि ही वॉज ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही लिव्ड थ्रू एजेस एंड ही हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग्स विच ही फेल्ट हिमसेल्फ। जो चीज़ें उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करी, खुद देखी, उसका अच्छा खासा अनुभव उनके पास था। और एडवर्ड थर्ड के जीवन में शासनकाल में जन्म लेना, रिचर्ड सेकंड के शासनकाल में इनको एक तरह से फ्लॉरिश करना, और हेनरी फोर्थ के शासनकाल में इनका मरना, यही बात प्रमाणिक है एक तरह से कि किस हद तक इन्होंने सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करा, कितनी गहराई से। एडवर्ड्स रेन विटनेस्ड द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिएवल सिविलाइजेशन। और ये भी बात एक सत्य है कि एडवर्ड के शासनकाल में जो सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए थे। दिस वॉज द टाइम, यह वही समय था व्हेन द फॉरेनर्स वर रूलिंग ओवर द लैंड, कि उस समय जो है विदेशी लोग शासन कर रहे थे। आप सभी जानते होंगे कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान फ्रेंच लोग शासन कर रहे थे यहाँ इंग्लैंड पर। द किंग्स एंड देयर मेन, जो राजा और उसके लोग थे, वो लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, उनका जीवन खुशहाल था। बट द कॉमन पीपल, लेकिन जो सामान्य लोगों का जीवन था, वर सफरिंग, वे पीड़ित थे, सफर कर रहे थे। द ट्रेड वॉज एट इट्स पीक, व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था, व्यापार लोग खुश थे। एंड द कमर्शियल क्लास वॉज ऑल्सो लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, और साथ ही साथ कमर्शियल क्लास, जो व्यापार लोग थे, वो अपनी लाइफ बहुत ही लग्जरियस वे में जी रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, जो राजशाही खानदान थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, और ना ही कमर्शियल क्लास को किसी दिक्कत थी। तो दिक्कत हो रही थी यहाँ पर कॉमन लोगों को। तो ये एक चीज़ें जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करने लायक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्या है इनके बारे में। दिस एज वॉज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। अब हम बात कर लें इस एज की, यानी द एज ऑफ चौसर। चौसर के ऊपर ही इनका क्यों नाम पड़ा, तो वो इंग्लिश लिटरेचर में उनका जो फिगर है, अपने आप में नाम ही काफ़ी है उनका एक तरह से, जाफ्रे चौसर। ही वॉज बॉर्न इन अबाउट 1340। इनका कोई खास फैक्ट नहीं, प्रमाण नहीं इनके जन्म के बारे में। कहा जाता है कि 1340 के आसपास इनका जन्म हुआ इन लंदन में, इंग्लैंड में। हिज फादर वॉज ए मर्चेंट, उनके पिता एक व्यापारी थे, ट्रेडर। ही थ्रू ऑल हिज कंटेम्प्रेरीज कंप्लीटली इनटू शेड। उन्होंने अपने समय के जितने भी राइटर्स थे, सबको पीछे छोड़ दिया, सबके दांत खट्टे कर दिए, है ना। देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज चाइल्डहुड। हालांकि उनके बचपन के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। एट द एज ऑफ 17, 17 की उम्र में, ही रिसीव्ड अ कोर्ट अपॉइंटमेंट, उनको एक कोर्ट की अपॉइंटमेंट मिली। एंड बिकेम ए वैली, वो एक वैली बन गए, यानी एक राजा का निजी सेवक बन गए। इन द किंग्स चैम्बर, राजा के ही चैम्बर में। ही वॉज क्लोजली कनेक्टेड विथ द कोर्ट, वो कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। ही विजिटेड द इंटायर
कंटिनेंट, उन्होंने पूरे यूरोप कंटिनेंट को विजिट करा, एंड आल्सो केम इन टच विथ द इटालियन कल्चर, और इटालियन कल्चर के भी कांटेक्ट में आए। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही मेट टू ग्रेट पोइट्स, वो दो महान पोइट्स से मिले जिनका नाम पेट्रार्क और बोकासियो रहा। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, जब 1400 में उनकी मृत्यु हो गई, ही वॉज बरीड इन द पार्ट ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे, वेस्टमिंस्टर एबे में उनको दफना दिया गया, बरी कर दिया गया, जिनको कि द पोएट्स कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी एक फैक्ट आपको पता चलता है कि द पोएट्स कॉर्नर के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है, तो वेस्टमिंस्टर एबे जगह जो है द पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानी जाती है। अब बात कर लें चौसर की शिक्षा के बारे में, इनकी शिक्षा कैसी हुई, तो हिज एजुकेशन एज ए पोएट वॉज टू फोल्ड, मतलब बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छी शिक्षा दीक्षा उनकी हुई थी। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे छात्र थे। ही लव्ड टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ने के शौकीन थे। ही लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम बुक्स, किताबों से ही बहुत चीज़ वो सीख जाते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड अफेयर्स, उन्हें जो वर्ल्ड अफेयर्स थे, दुनिया में जो चीज़ें चलती थी, जो होती थी, उनमें भी अच्छी रुचि थी। एज वेल ही हैड ट्रेवल्ड टू मच, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ट्रेवल करा था, यात्रा करा था। एंड हैड ऑल्सो सीन लाइफ थॉरली, और बहुत ही गहराई से डीपली उन्होंने जीवन को परखा था, जाना था। हिज रिलेशनशिप विथ पीपल, जो लोगों के साथ उनका संबंध था, वॉज वेरी क्लोज, बहुत ही करीबी था, क्योंकि वो जीवन को भली भांति समझते थे, तो हर लोग से वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे। ही कुड हैव ए क्विक इंसाइट इन एनी कैरेक्टर, और वो किसी भी इंसान के बारे में जल्दी ही एक अनुमान लगा सकते थे, पहचान सकते थे इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसा आदमी है। इनके वर्क्स की बात कर लें तो हिज लिटरेरी करियर में यहां पर डबल ER होगा, गलती से बच्चों ने लिख लिया है। तो हिज लिटरेरी करियर, उनका जो साहित्यिक जीवन था, वॉज या इज जो कहिए, डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स में बांटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगी जॉफ्री चौसर के बारे में, और यही कारण है कि उनके राइटिंग्स में वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। उन्होंने 3 अलग अलग कल्चर को जाना, 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा है ना, यानी कह सकते हैं कि 3 कल्चर से, 3 लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हुए, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। हिज अर्ली वर्क्स वर बेस्ड ऑन फ्रेंच मॉडल्स, शुरुआती की जो उनके वर्क्स थे वो फ्रेंच मॉडल्स पर बेस्ड थे, बहुत सारे फ्रेंच वर्क को उन्होंने ट्रांसलेट किया। When he went to Italy, जब वो इटली गए, he forgot his earlier way of writing, तो वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस को भूल गए एक तरह से, और नया वे उन्होंने लिखने का अपना लिया, वो था इटालियन। He got influenced by Italian models, वो इटालियन मॉडल से इन्फ्लुएंस हो गए। फाइनली, और अंततः, he became English, वो इंग्लिश में लिखना शुरू किए। ही वॉज इंडिपेंडेंट एंड नेवर इमिटेटेड और कॉपीड एनी अदर राइटर, वो एक अपने आप में स्वतंत्र राइटर थे, वो उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं किया, किसी की नकल नहीं करी कभी। द कैंटरबरी टेल्स, उनकी जो एक बहुत ही फेमस वर्क है, बराबर पूछा भी जाता है एग्जाम में कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी, तो कैंटरबरी टेल्स जो है इज हिज मोस्ट रिमार्केबल वर्क, तो उनकी वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल वर्क्स में से एक है, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड वर्क है ये, बहुत ही ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि लोग पढ़ते हैं और लोग रुचि रखते हैं, और बहुत ही कॉमन है ये। अब बात करें कैंटरबरी टेल्स क्या था, तो कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, यह कहानियों की एक संग्रह है। देयर वर सम पिलग्रिम्स, उसमें कुछ यात्री हुए थे, है ना, हु वर ट्रैवलिंग ऑल टुगेदर, जो कि सब साथ में कहीं ट्रैवल कर कर जा रहे थे। हिज प्लान वॉज टू मेक इट ए लार्ज वन, वो इसे एक बहुत ही बड़ी कहानी संग्रह बनाना चाहते थे, बट ही कुड ओनली एड 24 स्टोरीज, और बस, लेकिन वो 23 ही पूरी तरह से, और 24वां शायद कहानी आधा ही रह गया था, तो उतना ही वो इसमें ऐड कर पाए। हिज अनदर वर्क नाइट्स टेल्स इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, उनकी जो एक और वर्क है नाइट्स टेल, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है उनको एक फाइनेस्ट वर्क के तौर पर जॉफ्री चौसर के। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या खासियत थी इनकी राइटिंग में, तो ही वॉज नॉट ए पीपल्स पोएट, अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने लोगों के जीवन के बारे में लिखा, ही वॉज ए कोर्ट पोएट। अब स्वाभाविक है, सब दिन वो राजा महाराजाओं के कॉन्टेक्ट में रहे, तो उन्हें कोर्ट की ज़्यादा बातें समझ आती थी, और उसी के बारे में, या कह सकते हैं कि वो राजाओं के लिए ही लिखते थे एक तरह से। ही रोट फॉर कल्चर्ड पीपल, वो जो अच्छे सभ्य लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, उनके लिए वो लिखते थे, एंड सोसाइटी, और समाज के लिए।
हिज वर्स वॉज नेवर इंस्पायर्ड बाय एनी सोशल इशूज, उनकी वर्स में कभी भी किसी सोशल इशूज की चर्चा नहीं की गई है। ही जस्ट वॉन्टेड टू अम्यूज पीपल, वो बस लोगों को एक अम्यूज करना चाहते थे, लोगों को अम्यूजमेंट देना चाहते थे, खुशियां देना चाहते थे बाय हिज राइटिंग्स, अपने वर्क्स की मदद से। दस इस प्रकार हिज वर्क्स आर कंसिडर्ड ए ग्रेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनके वर्क्स जो है एक बड़ा हिस्सा है इंग्लिश लिटरेचर का और बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि लिटरेचर को उन्होंने एक शुरुआत दी, एक अच्छी शुरुआत दी। ही इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रैना शाह, हम जानते हैं कि वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, लेकिन उनको रैना शाह का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। रैना शाह जो कि पुनर्जागरण, जिसमें कि लोगों के अंदर जागृति आई थी, चेतना आई थी, उसका मॉर्निंग स्टार यानी लिटरेचर में उनको कहा जाता है। ही मास्टर्ड हिज एज, उन्होंने एक तरह से रूल किया, अपने टाइम के जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे सबके ऊपर रूल किया, छा गए। ही वॉज डोमिनेटेड, है ना, एंड कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहे गए। सो दैट वॉज अबाउट द एज ऑफ चॉसर एंड द पोएट चॉसर. So I hope you loved the session and enjoyed it very much, and if you did, then please like this video, share with your friends, and knowledge is also always shareable, so please share it with your friends and enhance their knowledge too. And if you loved it personally, then please subscribe to the channel for more updates like this. Thank you for watching.